Hello students, welcome to First Online University. Today we are going to learn about the respiratory regulation and its disorder in the topic of breathing and exchange of gases. You can use the coupon code Mission JEE and Mission NEET on our app First Online University on the NEET and JEE courses to get special discounts. So let's start with the topic of regulation of respiration. जब भी हम respiration करते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में बॉडी में कुछ चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, वरना वो अनरेगुलेटेड इवेंट में चलेगा। यानी कि जब हमें इंस्पायरेशन करना है तब एक्सपायरेशन हो रहा है, जब एक्सपायरेशन करना है तब इंस्पायरेशन हो रहा है। तो यानी कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म हमें चाहिए जो उसको एक सीक्वेंस में चला सके, एक रिदम के साथ चला सके। ठीक है, जैसे अपने हार्ट में होता है तो हर जगह एक रेगुलेटरी एक चेक मैकेनिज्म हमारे पास नेचर ने बॉडी में बनाया हुआ है। तो ऐसे ही जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके पास भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रेजेंट है। सो वी ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट द ब्रीदिंग रिदम। जो हमारी ब्रीदिंग की रिदम जो है उसको रेगुलेट करने की हमारे पास में कैपेसिटी प्रेजेंट है। और कब रेगुलेट करना चाहते हैं हम? टू सूट द डिमांड्स। ठीक है, कि जिस टाइम पे जैसे डिमांड है, अगर हम रन कर रहे हैं तो हमें फास्ट ब्रीथ करना है, अगर हम लेटे हुए हैं इफ वी आर ट्राइंग टू स्लीप तो हमें स्लो ब्रीथ करना है। ठीक है ना, एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? रेस्पिरेटरी सेंटर की वजह से। और ये रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? अपना ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। नाउ ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है इट कंसिस्ट ऑफ द मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर। ओके, क्या होता है इसमें? मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर, यानी कि इसके रिदम को कंट्रोल करने वाला सेंटर। और कहाँ पर प्रेजेंट है ये? मेडुला ओब्लोंगाटा में। मेडुला ओब्लोंगाटा क्या है? अपने ब्रेन का एक पार्ट है, तो इसी के नाम पर उसको क्या बोला गया है? मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर, यानी कि मेडुला ओब्लोंगाटा के अंदर रिदम को कंट्रोल करने वाला सेंटर। ओके, नाम याद हो गया? मेडुला ओब्लोंगाटा से मेडुला के अपने रेस्पिरेशन के रिदम को कंट्रोल करने वाला सेंटर, यानी कि मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर। अब इसके साथ में एक सेंटर और होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर इस मेडुलरी रिदमिक सेंटर के अंदर ही जो सेंटर है उसको क्या नाम दिया गया है? न्यूमोटैक्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्टिक सेंटर। और एक सेंटर प्रेजेंट होता है अपने पोन्स के एरिया में। कौन से एरिया में? पोन्स वाले एरिया में। उसको क्या बोलते हैं हम? एपन्यूस्टिक सेंटर। तो सब पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो तो क्या है कि कौन सा सेंटर है जो रेगुलेट करता है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स। मेडुला ओब्लोंगाटा में कौन सा सेंटर है? मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर, जिसको क्या नाम दिया गया है? दूसरा सेंटर कौन सा है वहां पे? न्यूमोटैक्टिक सेंटर। और पोन्स में कौन सा सेंटर प्रेजेंट है? एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, तो अगर अपने से पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ पोन्स, तो हम क्या टिक लगाएंगे? एपन्यूस्टिक सेंटर टिक लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ मेडुला ओब्लोंगाटा, दैट इज न्यूमोटैक्टिक सेंटर। ठीक है ना, ओके। उसके बाद आते हैं कि ये जो मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर है इसके पास क्या होता है? इस मेडुलरी रिदमिसिटी सेंटर के पास में दो टाइप के न्यूरोनल क्लस्टर्स होते हैं, यानी कि दो टाइप की न्यूरॉन के इसके पास क्लस्टर्स प्रेजेंट है। दो टाइप के न्यूरॉन्स इसके पास में प्रेजेंट है। एक को बोला जाता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, दूसरे को बोला जाता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो जो डोर्सल एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं ये क्या करते हैं? डोर्सल और वेंट्रल एक दूसरे के, देखो डोर्सल इंस्पिरेशन को, वेंट्रल एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। तो डोर्सल और वेंट्रल एक दूसरे के ऊपर चेक मैकेनिज्म रखते हैं। इंस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है तो एक्सपिरेशन को बढ़ा देंगे, एक्सपिरेशन ज्यादा हो रहा है तो इंस्पिरेशन को बढ़ा देंगे, इस वजह से, यानी कि दोनों इक्वल रेशो में चलते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करते हुए चलते हैं। ठीक है ना। नाउ जो न्यूरल सिग्नल आता है इस सेंटर से, इट कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। यानी कि अगर एस्पायरेशन हम ज्यादा कर रहे हैं तो इससे सिग्नल आएगा और वो एक्सपिरेशन की रेट को कम करा देगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम? रेस्पिरेशन की रेट को ऑल्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेशन की रेट को ऑल्टर कर सकते हैं। और बढ़ाना है तो क्या करेंगे? यहाँ से सिग्नल आना बंद हो जाएगा। सिग्नल आना बंद हो जाएगा तो वो क्या समझेगा? अपनी बॉडी क्या कैसे रिएक्ट करेगी? यानी कि अब हमें इंक्रीज करना है कि इनहिबिटरी सिग्नल नहीं आ रहा, तो इनहिबिटरी सिग्नल नहीं आ रहा तो इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर इट विल रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, ज्यादा डीप इंस्पिरेशन हम नहीं करेंगे, तो इससे हम रेस्पिरेटरी रेट को ऑल्टर कर सकते हैं। ऐसे ही एक और एरिया प्रेजेंट होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, यानी कि केमिकल से सेंसिटिव एरिया। और इस एरिया जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? इट इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर। और ये हाईली सेंसिटिव होता है किसके लिए? CO2 के लिए एंड हाइड्रोजन आयंस के लिए।
किसके लिए? CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस के लिए हाईली सेंसिटिव है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीमोसेंसिटिव एरिया इज सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो CO2 और हाइड्रोजन आयंस के लिए सेंसिटिव है, ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, कीमोसेंसिटिव सेंटर के अंदर। सो नाउ द रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द ऑप्टिक आर्च एंड द कैरोटिड आर्टरी, कहाँ पर है रिसेप्टर्स? ऑप्टिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि CO2 में और हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे। CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वो क्या करेंगे? इनको कम करवाने की तरफ काम करेंगे। और अगर कंसेंट्रेशन कम हो रहा है तो इनको नॉर्मल की तरफ लेके आने की तरफ काम करेंगे। सो दे विल सेंड द नेसेसरी सिग्नल्स, यानी कि कम है तो नॉर्मल करने के लिए, ज्यादा है तो नॉर्मल करने के लिए, टू द रिदम सेंटर फॉर द रेमेडियल एक्शंस। यानी कि इनका काम क्या है कि उस नेसेसरी सिग्नल को सेंड करना जो रेमेडी कराएगा, यानी कि जो ठीक करवाएगा। अगर ज्यादा है तो कम की तरफ लेके आएगा, कम है तो ज्यादा की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो कीमोसेंसिटिव एरिया CO2 और हाइड्रोजन आयन से सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कीमोसेंसिटिव एरिया क्या ऑक्सीजन को मेजर करता है? नहीं, ऑक्सीजन को मेजर नहीं करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ CO2 को और हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को। अब ये तो है कि जब रेगुलेशन नॉर्मल तरीके से हो रहा है, अगर रेस्पिरेशन का रेगुलेशन नॉर्मल तरीके से ना हो या हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जनरेट होंगे, है ना। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम? डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जो एक कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हम सबको पता होता है वो क्या है? COPD। COPD क्या है अपनी? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक का मतलब क्या है? बहुत लंबे टाइम से है जो। ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि किसी ना किसी पार्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और किस चीज का ऑब्स्ट्रक्शन? पल्मोनरी पार्ट का ऑब्स्ट्रक्शन। तो वो डिजीज जो किसी पल्मोनरी पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जो लंबे टाइम से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो उसकी वजह से होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? COPD बोलते हैं। क्रोनिक यानी लंबे टाइम से, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, किस में हो रही है? पल्मोनरी एरिया के अंदर हो रही है। तो वो डिजीज जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, लंबे टाइम ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, उसको क्या बोलेंगे? COPD बोलेंगे। तो अगर एयर फ्लो में ही ऑब्स्ट्रक्शन है प्राइमरीली, तो ये यानी कि कोई ना कोई पार्ट नैरो हो गया है, जो एयरवे का पार्ट था, वो एयरवे का पार्ट अगर नैरो हो गया तो वो प्रॉपर एयर आगे कंडक्ट नहीं कर पा रहा। तो मेन सिम्टम इसमें क्या होगा? मेन सिम्टम विल बी द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके साथ में उस पेशेंट को कफ होगा एंड देयर विल बी स्पूटम प्रोडक्शन। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन, ये तीन क्या है? COPD के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो अगर अपने को क्वेश्चन में देता है कि वी हैव ए पेशेंट हु हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन फ्रॉम लास्ट 2 years, तो क्या डायग्नोसिस होगा अपना? COPD डायग्नोसिस होगा। सेकेंड डिजीज है अपनी एज्मा और अस्थमा। तो एज्मा में क्या है? वी हैव इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होती है? इन्फ्लामेशन होती है। और किसकी इन्फ्लामेशन होती है? एयरवेज की इन्फ्लामेशन होती है। उसकी वजह से वो एयरवे फूल जाते हैं, यानी कि स्वोलन हो जाएंगे, एंड दे बिकम वेरी सेंसिटिव टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। जैसे कि हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल जाते हैं, लेकिन एज्मा में उस डस्ट पार्टिकल की वजह से बहुत सीवियर रिएक्शन आएगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या क्या उसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे? देयर विल बी कफ, वीजिंग, फटीग एंड एंजाइटी। क्या क्या होगा? कफ होगा, वीजिंग होगी। वीजिंग का क्या मतलब होता है? चेस्ट पे जब हम स्टेथोस्कोप लग कर सुनेंगे तो चेस्ट में आवाज आएगी, ठीक है। उसके साथ बंदा फटीग फील करेगा और तो पेशेंट को एंजाइटी होगी। तो एज्मा के ये सारे फीचर्स हैं। फिर आता है अपना एम्फाइसीमा। सो व्हाट इज एम्फाइसीमा? एम्फाइसीमा में क्या होता है कि एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाते हैं एयर स्पेसेज यानी कि अपने एल्वेलाई, और उनकी जो वॉल है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। किसकी वॉल का? जो अपनी एल्वेलर की वॉल है, एल्वेलर वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाएगा एयर स्पेसेज का। और ये मेनली होता है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। एम्फाइसीमा का मेन कॉज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। उसके बाद में नेक्स्ट डिजीज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट डिजीज क्या है अपनी? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, देखो ब्रोंकाई पढ़े थे हमने, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई, जो अपने लंग्स के अंदर ब्रोंकाई प्रेजेंट है उनका इन्फ्लामेशन, उस डिजीज को क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। ये भी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है मेनली, और इसमें भी मेन फीचर क्या आएगा? कफ एंड
एंजाइटी। फिर आता है अपना निमोनिया। बचपन में हमने बहुत पढ़ा होगा ना निमोनिया के पेशेंट। सो निमोनिया क्या है? निमोनिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। और इस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो लंग्स के बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर जम जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अपने को ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। सो निमोनिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। और उसके बाद में आता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, इंडिया इज द ट्यूबरक्लोसिस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ट्यूबरक्लोसिस के केसेस इंडिया में प्रेजेंट हैं। सो जो इन्फेक्शियस डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, किसकी वजह से होती है? एक बैक्टीरियम है जिसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो एक क्वेश्चन तो यही आ गया कि बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, पैरासिटिक डिजीज है। तो बैक्टीरियल डिजीज है, और कौन सा बैक्टीरिया कराता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कराता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? लंग्स पर अटैक करता है एंड इट मल्टीप्लाई इन द लंग्स एंड कोज द इन्फ्लामेशन। और उस इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, जो अपने बॉडी में मैक्रोफेजेज होते हैं, जो एनगल्फ करने वाले सेल हैं, वो मैक्रोफेजेज माइग्रेट करते हैं उस एरिया में जहां पर वो टीबी बैक्टीरिया प्रोलिफरेट कर रहा है, और उस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं, यानी उस बैक्टीरिया को खा जाते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया इतना स्ट्रोंग है कि ये मैक्रोफेजेस को एनगल्फ करने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके स्प्रेड को कम करने के लिए मैक्रोफेजेस एनगल्फ तो करते हैं इसको, लेकिन ये बैक्टीरिया इतना स्ट्रोंग है कि एनगल्फ होने के बाद भी मरता नहीं है। सो ये सिम्टम प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस करता है? कफ, नाइट स्वेट, चेस्ट पेन, फटीग एंड फीवर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम्स जो हैं वो टीबी के वो क्या हैं? एक तो कफ होगा, शाम को बुखार चढ़ना स्टार्ट होगा, इवनिंग राइज फीवर, फिर चेस्ट पेन की हिस्ट्री होगी और फटीग की हिस्ट्री होगी, एंड वेट लॉस, ऑल्सो वेट लॉस। इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स भी होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे निमोकोनियोसिस हो गया, ठीक है, बैगेसोसिस हो गया। ये सब डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं कि हम किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। मान लो हम एक ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे स्टोन, जैसे जब स्टोन की जब घिसाई होती है, जब पत्थर को चमकाया जाता है, उन इंडस्ट्रीज में डस्ट प्रोड्यूस होती है। कॉटन इंडस्ट्रीज में कॉटन डस्ट प्रोड्यूस होती है। तो इन सब की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, ORDs बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। सो this was all about the disorders and regulation of the respiratory system. Thank you so much for listening. You can also join our YouTube channel for the live classes of the NEET and JEE. Also, you can download the first online university mobile app from the Google Play Store and App Store. Thank you so much, and keep learning with the global educational platform First Online University.